नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु रावत और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं नवंबर के पहले वीक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और हो सकता है इन्हीं में से कुछ करंट अफेयर्स आपको आने वाले सीडीएस, एनडीए या फिर एफकेट के एग्ज़ाम्स में देखने को मिले। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स जो हैं बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या रेलवेज़ के किसी एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का सीडीएस रिटन और 9 बार का एफकेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और इसी के साथ मैंने 1 बार का एसएससी सीपीओ भी क्वालिफाई किया है रिटन एग्ज़ामिनेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नवंबर के पहले वीक के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के। क्वेश्चन इज रिचर्ड कैश हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड ओरिजिनली विद विच फील्ड। तो रिचर्ड कैश जो थे वो मेडिसिन की फील्ड से संबंध रखते थे, बहुत बड़े रिसर्चर साबित हुए। क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने जो है पिछले सेंचुरी में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फॉर कोलेरा पेशेंट्स, इसका जो था फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल किया था अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर भी। और इसको इनमें काफ़ी सक्सेस मिली थी। ठीक है, इसलिए इवन यहाँ पे कुछ लेंसेट ने इनके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बताया था 1978 में, दैट दिस ORT was the most significant medical advance of the 20th century of the previous century। और इसके कुछ साल बाद 1987 में यूनिसेफ ने भी ये बोला कि नो अदर सिंगल मेडिकल ब्रेक थ्रू ऑफ द 20th सेंचुरी हैज़ हैड द पोटेंशियल टू प्रिवेंट सो मैनी डेथ्स इन अ शॉर्ट टाइम एंड एट सच लो कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद दिलीप महलनोबिस जी का भी नाम आता है, जिन्होंने इसी चीज़ को जो है किसके लिए यूज़ किया, डायरिया पेशेंट्स के इलाज में यूज़ किया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि फार्मर्स हैव बीन फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ अ फर्टिलाइजर DAP। तो द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस फर्टिलाइजर इज, तो जिसको DAP की फुल फॉर्म पता होगी उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा ये सवाल। DAP stands for diammonium phosphate and its major constituent is phosphorus. Nearly 46% phosphorus is present in DAP। ठीक है, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है क्रिकेट, आर्म्ड फोर्सेस, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द फील्ड्स। ठीक है, क्रिकेट में और आर्म्ड फोर्सेस दोनों के लिए ही हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। किसी फ्रेंच रिसर्चर ने ये चीज़ बताई थी। क्यों अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट में इसको काफ़ी इस चर्चाओं में आया, क्योंकि हाल फिलहाल में इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज़ में देखा था कि ऋषभ पंत ने बोला था कि वो नॉट आउट है, लेकिन DRS में कुछ और ही पाया गया। ये समझ में नहीं आ पाया कि गेंद उनके बैट से लगी है या नहीं लगी है। स्निकोमीटर में जब गेंद बैट के सामने आई थी तो हलचल थी, तो इसीलिए। So this hotspot technology is an infrared imaging system which is most popularly used in sports like cricket हो गया है, और बैडमिंटन में भी इसका कहीं यूज़ होता है शायद, या स्नूकर और टेनिस में। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट निकोलस बायन। ठीक है, आज से कुछ 20-25 साल पहले इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था एंड इट वाज सपोज टू हेल्प मिलिट्री फोर्सेस इन कॉम्बैट सिचुएशंस। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी हेल्प देम डिटेक्ट टैंक्स एंड जेट्स इन वेरी डार्क एंड स्मॉगी कंडीशंस। अगला सवाल है द बैलेंडियोर अवार्ड that is given to the best male footballer of the year 2024 has been won by। तो ऑप्शन है विनीसियस जूनियर, रिकार्डो रॉड्री और वगैरह वगैरह। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रिकार्डो रॉड्री फ्रॉम स्पेन। ही हैज़ वॉन दिस ईयर्स बैलेंडियोर। और ख़ास बात ये कि इस बार का जो यूएफा यूरो कप हुआ था तो उसमें भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट यही थे।
और एक और ख़ास बात ये कि जो फीमेल अवार्ड होता है वो भी इस बार एक स्पेनिश खिलाड़ी ने ही जीता है। उनका नाम है एताना बोनमती। ठीक है। और रिकार्डो रॉड्री भी स्पेन के ही है। और इस बार का जो यूरो कप था वो भी स्पेन की टीम जीती अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है। और ये जो इनको बैलन डी'ओर मिला है, काफ़ी चर्चाओं में थे विनीसियस जूनियर भी, क्योंकि बहुतों का मानना ये था कि विनीसियस जूनियर इज़ गोइंग टू विन दिस अवार्ड, लेकिन बाद में हुआ कुछ और ही। Next question is that famous personality Quincy Jones who recently passed away was associated with which of the following fields? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पॉप म्यूजिक। ठीक है। क्विंसी जोन्स died at age of 91. He was a US pop music giant। ठीक है। और he had third highest number of Grammy awards, 28। हाईएस्ट जो था शायद 31 या 32 है। और इसके ही साथ साथ एक और खबर पे ध्यान देते हैं, शारदा सिन्हा, इनकी भी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई। शी वॉज अ पॉपुलर बिहारी फोल्क सिंगर। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया जिसमें 9 जजेस की एक बेंच थी। काफ़ी भारी भरकम मात्रा में जो है जजेस थे इस केस में। और इसमें रिगार्डिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी जो बयान दिया गया वो सामने, उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि दैट नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ मटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एंड काफ़ी पहले से ये जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो दो आर्टिकल्स इम्पोर्टेंटली डील किए गए वो हैं आर्टिकल 31C एंड आर्टिकल 39B। ठीक है। तो आर्टिकल 31C प्रोटेक्ट्स लॉज रिलेटेड टू इंश्योर द सोशल गोल्स। आर्टिकल 39B क्या कहता है? द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है। तो ये थे फिलहाल कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर के पहले हफ्ते के। ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक पुराने जज जिन्होंने इस पे कुछ फैसला सुनाया था, तो जो मेजॉरिटी जजेस थे उन्होंने उनके फैसले की काफ़ी निंदा सी की थी। ठीक है। जो मेजॉरिटी में जिन्होंने फैसला सुनाया था, लगभग 6 या 7 जजेस ने उनके इस पुराने जजमेंट की निंदा की थी, जबकि 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो 2 जज थे उनका कहना भी सही था कि उस समय के हिसाब से दिया गया फैसले, उस समय की सोच के हिसाब से दिए गए फैसले को आज के समय के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट खबरें। और उम्मीद है आपको ये सब न्यूज़ समझ आई होंगी। आप इनके नोट्स बनाओ। अभी एनडीए के एग्ज़ाम में भी लगभग 5 महीने हैं। एफकेट के एग्ज़ाम में लगभग 3 महीने बाकी हैं। अच्छे से आप तैयारी करते रहो और हो सके तो आगे भी ये वीडियोस देखते जाना। और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी मददगार होंगी। बने रहेंगे हम आपसे आगे भी एफकेट या फिर मैथ्स के किसी और सेशन में, और आगे भी आपके लिए लाएंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की नेक्स्ट सीरीज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।